तो कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे थे। वहां पर एक खास तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला था जिसे दरअसल क्रांतान कहा गया है। गाड़ी में एक औरत यानी सूजन नाम की मॉम अपने बच्चों को बताने लग जाती है कि सदियों पहले उस आइलैंड पर एक वबा फैल गया था जिसकी वजह से सभी लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ गया था, अपने घरों में बंद होना पड़ा था। बाहर निकलकर इन्होंने कई महीनों तक काम नहीं किया और इस तरह से वहां पर कैद बढ़ गया। कैद की वजह से बहुत सारे लोग भूख के वजह से मरने लग गए और कुछ ने दूसरे इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिर में ये लोग अपना क्वारंटाइन खत्म करके घरों से बाहर तो निकल आए, लेकिन तब तक उस आइलैंड का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और उसी सब की याद में हर 10 साल बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें सभी लोग 8 घंटे तक थिएटर परफॉर्म करते हैं और उस टाइम जो कुछ भी हुआ था वो सब यहाँ के इस ड्रामा में दिखाते हैं ताकि आज के बच्चों ने अपने दादा परदादा की उनके दिए हुए कुर्बानियों को ना भूल सके। अब रास्ते में ये लोग एक कैफे के पास रुक जाते हैं जहाँ का ओनर बहुत ही ज्यादा रूड था। सूजन उससे नॉर्मल सवाल जवाब करने की कोशिश करती है और उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछती है तो आदमी बहुत ही रूड होकर बताने लग जाता है कि वो मर गए और ज्यादा इनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। इनकी बच्चे भी अब इसी कैफे को विजिट करने के लिए जाते हैं कि तभी इन्हें कैफे के बैंक साइड पर एक समुद्री परिंदा कटा हुआ नजर आ जाता है जो काफी बुरी तरह से मर चुका था, जिसकी ये लोग पिक्चर ले लेते हैं। खैर, खाना खाने के बाद सूजन जब समुंदर से जाने वाले बोट के बारे में पूछती है तो उस आइलैंड का नाम सुनते ही होटल का ओनर खौफ में आकर प्लेट को ही तोड़ डालता है और इन लोगों से खौफ में आकर कहता है वहां जाना ठीक नहीं है और इस मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस महीने उनका क्रांतान फेस्टिवल आने वाला है जिसके दौरान वो किसी बाहर से आने वाले लोगों का वहां आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वहां पर आम हालात के लिए भी कोई भी होटल मौजूद नहीं है ताकि कोई विजिटर आकर रुक सके। तब रिचर्ड होटल के ओनर को वो घर दिखाने लग जाता है जिसे उन्होंने छुट्टियां गुजारने के लिए बुक किया हुआ था। आखिर में वो होटल ओनर उन्हें सच बता देता है और कहता है कि उस आइलैंड के लोग साइको हैं और बाहर से आने वाले लोगों को वो काट काट कर खा भी लेते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इन्हें डर नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेफ पूरी तरह से पागल लग रहा है। लेकिन सूजन को तो हर हाल में क्रांतान देखना था। वो इतना लंबा सफर तय कर भी आए थे, इसीलिए अब वो यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। थोड़ी ही देर में यहाँ के सायरन पर एक बोट की आवाज भी आ जाती है जिस पर जल्दी से ये लोग सामान लेकर चढ़ने ही वाले थे कि तभी रिचर्ड को याद आता है कि वो तो अपना पर्स होटल में ही भूल आया, जिसे वो लेकर जल्दी से वापस आता है। और तब बोट में लड़की पूछती है कि आप लोगों को जाना कहाँ पर है। ये लोग उसी आइलैंड का नाम लेते हैं तो लड़की भी डर कर सहम सा जाती है और यहाँ इस बोट में बैठे हुए लोग भी इन्हें अजीबों गरीब नजरों से देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि लोग तो इनके साथ इस तरह से बदतमीजी करने लग जाते हैं जैसे इन लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया हो और ये लोग उनसे नफरत करते हों। कुछ ही समय के बाद ये लोग ये आइलैंड पर चले भी जाते हैं और यह देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इस पूरे आइलैंड के लोग जमा होकर उन्हें ऐसे देखे जा रहे थे जैसे कुछ हुआ हो। अजीब बात तो यह था कि ये सभी उनकी वेलकम करने के लिए खुशी से नहीं बल्कि वो लोग उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। इन लोगों के यहाँ आने की वजह से अब यहाँ की लीडर क्लारा उनके सामने आती है और पूछने लग जाती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ इस आइलैंड पर आने का आपका मकसद क्या है। सूजन बहुत ही आराम से कहती है कि हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और हमें यहाँ का क्रांतान फेस्टिवल भी देखना है। तभी एक दूसरा लड़का उनके आगे आता है और इनको बताते हुए कहने लगा कि हम अपना क्रांतान फेस्टिवल किसी को भी नहीं दिखाते और यहाँ का कोई भी इंसान उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं है, तो भलाई इसी में है कि आप लोग फौरन यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन सूजन इस आइलैंड से जाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरा यहाँ से ज्यादा ताल्लुक है क्योंकि सालों पहले आइलैंड के लोगों ने जिन इंग्लैंड के ऑफिसर्स को मारा था उनमें से एक सूजन के ग्रैंडफादर भी थे। यह सुनकर तो जैसे क्लारा गुस्से में आकर पागलों जैसा बर्ताव करने लग जाती है और अचानक से आकर सूजन की कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहने लग जाती है कि अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि वो कोई सूजन को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिन्होंने अपना घर सूजन के फैमिली को रहने के लिए रेंट पर दिया था। वो आदमी इनसे कहता है कि आइलैंड वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो घर उसकी मॉम का था और अब वो उसके नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा बहस के बाद क्लारा उस आदमी को वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हारे ये मेहमान सिर्फ कुछ चंद दिन ही यहाँ रहेंगे। फाइनली इस आदमी के साथ ये लोग अपने घर में चले जाते हैं जहाँ पर बैठकर रिचर्ड सुकून का सांस लेता है। यहाँ पर वो आदमी एक डरावनी कहानी बताता है कि ये घर उसकी मॉम का था और आइलैंड के लोगों ने उन्हें यहीं पर उनका कत्ल कर दिया था जहाँ पर इस टाइम रिचर्ड बैठा हुआ है। खैर, यह बात बताकर वो आदमी अब यहाँ से चला जाता है। ये सभी सामान को अनपैक्ड कर
करते हैं। कुछ देर के बाद जेसी नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, जहां नहाते हुए उसे अपने विंडो की दूसरी तरफ से बहुत ही अजीबोगरीब तरह से आवाजें आते हुए सुनाई देने लग जाती हैं। लेकिन उसने जाकर चेक भी किया तो वहां कुछ भी नहीं था। अब कुछ देर के बाद ये लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, जहां आधी रात में इनकी आंख एक अजीब सी शोर से खुलती है। ये सभी अब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रिचर्ड और सूजन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां उनके घर के सामने पूरे आइलैंड के लोग जमा हुए थे, अपने मुंह पे अजीब मास्क लगाए हुए, बड़े बड़े गाउन पहने और अपने हाथों में मशाल लिए हुए थे। अजीब सा शोर मचाकर भी वो उन्हें डरा रहे थे। तब सूजन इन आइलैंड वालों को कहने लग जाती है कि आपको यह शोर बंद कर देना होगा, अंदर हमारे सो रहे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आइलैंड के लोग उनके सामने एक मरे हुए रैकून की लाश को फेंकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर यह देखकर रिचर्ड के साथ सूजन दोनों सच में डरने लग गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्होंने यहाँ इस आइलैंड पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। खैर, अगले सुबह दिखाया गया और पता चलता है कि क्रांतान यानी उस फेस्टिवल के आने में सिर्फ एक ही दिन रह गया था, जिसे देखने के लिए सूजन यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर एक दिन भी इस घर में इन्हें रहना मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि जेसी को अपने कमरे में ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त कोई उसे देखे जा रहा हो और इन लोगों का शक ठीक भी निकलता है। दिखाया गया कि सच में कोई छुपकर सीसीटीवी से इन लोगों पर नजर रखा हुआ है। इन सारी चीजों से तंग आकर अब उस आदमी के घर पर चला जाता है जिससे उसने ये घर लिया था। वो उसे वो मरा हुआ रैकून देता है जो पिछले रात तमाशा करने के बाद आइलैंड वाले उनके घर के बाहर फेंक गए थे। उन सभी के हरकतों के बारे में भी बताता है और यह भी बताने लग जाता है कि उन्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई इनके ऊपर नजर गड़ाया हुआ है। सभी लोग उनसे नफरत जैसा ट्रीट कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके घर के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जिसके बाद कोई भी यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने नहीं आएगा। अब ऑनर उससे कहने लगता है, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं कम्युनिटी वालों से बात करूंगा। खैर, थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस आइलैंड के नेचर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और पिक्चर्स लेने लग जाते हैं, जबकि सीन को काटकर हमें दूसरी तरफ उसी कैफे को दिखाया जाता है जहां पर पिछले ही दिन ये लोग स्टे करने के बाद आए थे। उस कैफे के ओनर और उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इधर ये लोग नोटिस कर पाते हैं कि इस आइलैंड वालों ने बाहर से यहाँ पर 4 ताबूत भी मंगवाए थे और आखिर ये किस लिए थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कैफे ओनर के केस की इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करता है कि एक जोहान नामी लड़का जो एक क्रिमिनल है वो भागकर इस आइलैंड पर आ गया है। पिछले कुछ ही दिनों में वो 2 मर्डर कर चुका है और भी कर सकता है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इधर दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग अब क्रांतान की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी यहाँ पर वही ऑफिसर आकर उस जोहान नामी आदमी के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर यह शक है कि वो मर्डर कर रहा है। क्लारा जो कि यहाँ की लीडर थी, वो इन्हें बताती है कि वो आज सुबह ही इस आइलैंड से बाहर गया हुआ था, जिसके बाद वो इस ऑफिसर को धमकी देती है और कहती है कि अगली बार से वो अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस आइलैंड पर हरगिज ना आए, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पर उनका या बाहर के किसी दूसरे दुनिया के कोई भी कानून लागू नहीं होता। तो उसकी जवाब में ऑफिसर कहने लगता है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुम अपनी जानों की हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ऑफिसर थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाता है और पीछे से हम देख पाते हैं कि जोहान उसे देखे जा रहा था। अब जेसी और उसका भाई दोनों एक कैफे में जाते हैं। यहाँ उन्हें यही यंग लड़का मिलता है जिसने आते ही इन्हें कहा था कि यहाँ पर किसी को भी उनका आना पसंद नहीं और वो यहाँ से चले जाए। इस बार भी वो काफी अजीब अंदाज के साथ इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर उसकी ऐसी बात को सुनकर वो दोनों डरते नहीं, बल्कि जेसी उससे कहती है कि हम चले जाएंगे, बस मेरी मॉम को ये फालतू सा थिएटर देखना है। अभी उसका कहना ही था कि तभी उसके भाई को किसी ने पकड़ लिए और होटल से बाहर ले जाकर फेंका, जहाँ पर बहुत सारे लोग अजीब मास्क पहने खड़े थे उसे मारने के लिए। इन अजीबों गरीब लोगों के पीछे वही ताबूत पड़े हुए थे जिसको उन्होंने इस आइलैंड पर आते हुए देखा था। यह देखने के बाद ये दोनों बहन भाई डर जाते हैं। वहीं सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें क्लारा को दिखाया गया जो अपने लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं खुद इस क्रांतान ड्रामा को डायरेक्ट करूंगी
करूंगी और मैं चाहती हूँ कि इसमें सब कुछ आउट क्लास होना चाहिए। पहले कई सालों तक तो हम इन अंग्रेजों को लाकर मारते चले आ रहे हैं अपने बड़ों की शॉल्स को खुश करने के लिए, लेकिन इन जनरेशन्स को लोगों को जान से मार देना ठीक नहीं लगता था। तो हमने इस क्रांतान यानी ट्रेडिशन में अंग्रेजों को मारने बंद कर दिया था। लेकिन अब किस्मत खुद हमारे पास चलकर आई है, यानी अंग्रेज खुद हमारे ही आइलैंड पर चलकर आए हैं। तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए और एक बार फिर से दोबारा ठीक वैसा ही क्रांतान बनाए जैसे हम पहले मनाते आ रहे हैं। इसीलिए अब इन लोगों के साथ क्लारा फैसला करती है कि ये सभी लोग क्रांतान में उसी अंग्रेज फैमिली का मर्डर करेंगे और उन्हें खाकर खत्म कर डालेंगे। बड़े बड़े लोग तो सारे क्लारा के बात मान जाते हैं, लेकिन क्लारा के अपना ही बेटा और सभी यंग लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि वो क्लारा का साथ तब तक दे रहे थे जब तक उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेजों को डराएंगे, लेकिन अब उनकी मर्डर करने का प्लान है तो वे उनका साथ नहीं देंगे। अपने बेटे के साथ सभी की बातों को सुनकर क्लारा को काफी गुस्सा आ जाता है और क्लारा हुक्म दे देती है कि यहाँ क्रांतान में वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद क्लारा सूजन के फैमिली वाले घर के ओनर से मिलने के लिए जाती है। वो उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उसकी शर्त को मानने से साफ साफ मना कर देता है। तब वो कहने लगती है कि तुम हर साल हमारा कोई ना कोई रूल को तोड़ देते हो, बाहर के दुनिया को लाकर यहाँ ठहराते हो और अपनी मनमानी करते रहते हो। हर बार यह समझकर तुम्हें माफ कर डालते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें आइलैंड के लिए और आइलैंड के मेहरबानियों के लिए कुछ तो करना ही होगा, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और ऐसे मजबूरन ये आदमी क्लारा के बातों में आ जाता है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन क्रांतान शुरू होना था। सारे आइलैंड के लोग एक ग्राउंड में जाकर बैठने लग जाते हैं और एक अजीब सा दिखने वाला मास्क पहने हुए आदमी लकड़ी का ड्रम बजाते हुए इस पूरे शो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर का ऑनर इस फैमिली के पास बहुत सारी कुकीज लेकर आता है और इनसे कहने लग जाता है कि उसने आइलैंड वालों से बात कर रखी है और अब आइलैंड वाले खुद चाहते हैं कि तुम सब इस फेस्टिवल यानी इस क्रांतान का हिस्सा बनो और उनका ट्रेडिशन देखने के लिए आए। लेकिन कल जितना भी कुछ हो गया था उनसे ये लोग थोड़ा डरे हुए थे। तब ये लोग कहते हैं कि हम इसी तरह से 8 घंटे वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम चारों स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। बस हम सभी सिर्फ क्रांतान का क्लाइमैक्स देखने के लिए चले आएंगे। इसीलिए वो ओनर उनके घर कुकीज को रखकर चला जाता है। यहाँ अब शो भी शुरू हो गया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे आइलैंड के लोगों को वबा की खबर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद करके क्वारंटीन कर लिया था इंग्लैंड की आर्मी के भरोसे, जिन्होंने इन्हें वबा खत्म होने को बताना था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी षड्यंत्र रची गई। उस फौज ने उन्हें धोखा दे दिया। कई दिनों तक ये घरों में बंद रहे, जिसकी वजह से बाहर इनकी फसलें तबाह होकर खत्म हो गईं। यहाँ पर कहर आ गया। घरों में बंद लोग भूख से मरने लग गए और कुछ लोग जीवित रहने और खुद को सरवाइव करने के लिए दूसरे ही इंसानों को मार मार कर उन्हें खाने लग गए। जब आइलैंड की हालत इतनी बिगड़ गई, इन्होंने क्वारंटीन को तोड़ दिया और सब लोग घरों से बाहर निकल आने लग गए। इन्हें रियलाइज हुआ कि वबा तो कब का ही खत्म हो चुका था और अंग्रेजों ने इन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए इन्होंने बाहर निकलते ही अंग्रेज आर्मी पर हमला कर दिया। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ सूजन की फैमिली को दिखाया गया, जो अपने घर लौटे तो इन्होंने डाइनिंग टेबल पर रखे अपने ओनर के कुकीज देखी, जिन्हें वो खुशी से खाने भी लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए, क्योंकि उन कुकीज में बेहोशी का दवा मिलाई गई थी। पता चलता है कि ये सब कुछ ओनर देखे जा रहा था। जो सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ था वो ओनर ने ही लगाए हुए थे। इन्हें बेहोश देखकर वो जल्दी से इनके घर आ जाता है। सूजन को लेकर सबसे पहले उस बेड पर लेटा देता है और उसके साथ खुद लेट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, यहाँ पर सब के सब खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि इन्होंने कुकीज खाने का सिर्फ ड्रामा किया था। ये लोग अभी भी होश में थे और एकदम से अपने हाथ में मौजूद चाकुओं से वो एक साथ इस आदमी के ऊपर वार कर डालते हैं और बार बार स्टैब करके उसकी जान ले लेते हैं। और यहीं से सीन सीधा फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि कहानी के शुरुआत में ये लोग जिस कैफे में बैठे हुए थे, उसकी ओनर और उसकी वाइफ को और किसी ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही मारा था। और वो जो समुद्री परिंदा जो जेसी और उसकी भाई ने मरा हुआ देखा था, उसे भी इन दोनों ने खुद ही मार डाला था। और यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल ये लोग साइकोपैथ की फैमिली थी, पागल फैमिली थी, जिन्हें लोगों को मारकर काफी ज्यादा मजा आता था। अपनी इसी आदत की वजह से वो लोग भी सीरियल किलर भी बन गए थे और लोगों को मारने की अपनी चाहत को मिटाने के लिए ये लोग ऐसे ही छोटे छोटे आइलैंड पर जाते रहते हैं, जिनका बाहर की दुनिया को ज्यादा पता ही ना हो। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार को उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इनके रास्ते में जो भी आता रहता है, वे लोग उन्हें काफी बेरहमी से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जेसी किसी के सर में अपना चाकू को स्टैब करते हैं तो उसका भाई कुल्हाड़ी से किसी
दूसरी औरत को मरता है। ऐसे ही बेदर्दी के साथ लोगों का मर्डर करते करते ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो थिएटर चल रहा था। यहाँ पर भी ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने लग गए थे। इस आइलैंड पर अब पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी। क्लारा को भी पता चल गया था कि उनकी आइलैंड पर हमला हो गया है, लेकिन ये हमला किसने किया था? क्लारा ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसे तो बस ये पता था कि उसका ये आखिरी क्रांतान, ये आखिरी फेस्टिवल है जिसे वो हर हाल में पूरा करने में लगी हुई थी। यहाँ पूरे आइलैंड में खौफ फैला हुआ था और सबको लग रहा था कि लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जोहान ही है, जिसके पीछे ऑफिसर भी यहाँ आए थे। ये सब लोग अब किसी तरह करके जल्दी से बोट की तरफ जाते हैं। वहां पर जाकर लोगों के सामने घबराए होने का ड्रामा करते हैं और जब सिक्योरिटी एजेंट उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करती है तो दोनों भाई बहन उसे चाकू से वार कर करके उसे जान से मार डालते हैं। उसे मारने के बाद उसके साथ अपनी सेल्फी भी ले लेते हैं। यहाँ यह सब कुछ एक आदमी देख चुका था। उसे मुसीबत का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने एक फ्लेयर गन उठाकर ऊपर छोड़ देता है, जिससे चारों तरफ रेड कलर की रोशनी फैल जाती है। दरअसल ये असल में इमरजेंसी में पुलिस को बुलाने का साइन था। रिचर्ड और सूजन भी यह समझ चुके थे, लेकिन फिर वो बड़े ही आराम से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना टाइम व्यतीत करने लग जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बचे कूचे आइलैंड के लोग अब एक छोटे से घर के अंदर छुपने की कोशिश में लग जाते हैं, जिन्हें रिचर्ड देख चुका था कि तभी वो दरवाजे में एक चाकू मारता है, जो पहले तो किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार इसी तरह से वार करने पर क्लारा को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। यहाँ पर अंदर से भी ये लोग इन किलर्स के ऊपर हमला करते हैं, यह जाने बगैर कि आखिर किलर्स हैं कौन। इनका वॉर किया हुआ चाकू रिचर्ड को लग जाता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइनली ये लोग घर की दरवाजे को तोड़ने में कामयाब भी हो चुके थे। क्लारा, उसका बेटा और एक और जवान लड़का यहाँ से भागने में कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन बाकी के सब इन लोगों के सामने फंस गए, जिन्हें एक एक करके काफी ब्रूटल तरीके से इन्होंने मार दिया। हर इंसान को इन्होंने पेट, सर और दिल में चाकू से स्टैब करके मारा था। इधर वो ऑफिसर जो पिछले दिन ही उस आइलैंड पर आया हुआ था, उसे खबर मिलती है कि जोहान ने आइलैंड पर कत्लेआम मचा डाली है, यानी वो वहां पर बहुत सारे लोगों का मर्डर कर रहा है। सीन कट होकर हमें दोबारा से उसी आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर रिचर्ड और उसकी फैमिली ने सारे के सारे डेड बॉडीज को इकट्ठा करके आग में जला दिया था और अब वो घर में आराम से बैठे हुए थे, जहां सूजन रिचर्ड से कहती है कि ये जलते हुए इंसानों की बदबू उन्हें अपने हनीमून की याद दिलाती है। यानी यहाँ यह रिवील होता है कि ये लोग तो यह सब कई सालों से ऐसा करते आ रहे थे। यहाँ बातों ही बातों में रिचर्ड और उसके बेटे के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके गुस्से में रिचर्ड उसके गर्दन के आर पार अपना चाकू कर डालता है और अपने ही बेटे को मार देता है। अपने बेटे और भाई को मरता हुआ देखकर सूजन और जेसी तो कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसे बैठी रहीं कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। बड़ी आराम से सूजन पूछती है कि तुमने उसे क्यों मार दी? तब वो कहता है कि ये हमारे रास्ते का पत्थर बनता चला जा रहा था, मेरी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए मुझे इसे मारना बहुत जरूरी था। तब जेसी कहने लग जाती है कि डैड, मेरे लिए अब एक और भाई ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि ये भी उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली को मारकर उन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था, इसीलिए तो रिचर्ड उसे इतने आराम से मार पाया। इसके बाद ये तीनों अपने उसी घर में आ जाते हैं जिसमें वो रहने के लिए आए हुए थे। इस घर के पीछे ही ओनर का भी घर था, जिसके अंदर जाते हैं वहां पर बहुत से सीसीटीवीज देख पाते हैं और ये जानकर इन्हें बहुत बुरा लगता है कि घर का ओनर इनके ऊपर नजर रख रहा था। यहीं पर रिचर्ड को एक बेसमेंट का रास्ता भी मिलता है जो इनके घर के तरफ जा रहा था। रिचर्ड यहाँ से जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि क्लारा के ऊपर अभी भी क्रांतान को खत्म करने का भूत सवार था और क्रांतान को खत्म करने के लिए वो अंग्रेजों को मारना चाहती थी। इसीलिए वो अपने साथी के साथ गन लेकर इस घर में आ जाती है, जहाँ सबसे पहले उसकी सामना जेसी से हो जाती है, जो उसके सामने मासूम होने का ड्रामा करने लग जाती है और बताने लग जाती है कि इस घर का ऑनर एकदम से पागल हो गया था। उसने मेरे डैड और मेरे भाई के ऊपर हमला किया, यहाँ तक कि मेरे भाई को मार भी दिया। वो अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं उससे अपनी जान किसी तरह से बचा रही हूँ। यह सुनकर वो आदमी जिसकी गन थी वो उसी ऑनर को घर में ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन उस आदमी के जाने के बाद भी क्लारा को लगने लग गया था कि जेसी उससे
उससे झूठ बोल रही है, लेकिन जेसी उसे अपनी मासूम बातों में फंसा ही लेती है कि हम सब मासूम हैं। थोड़ी ही देर में सुजन भी पास का दरवाजा खोलते हुए जेसी के पास आ जाती है और ये दोनों मिलकर रोने का ड्रामा करने लग जाते हैं, जैसे इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। यहाँ वो आदमी अब उस कमरे में भी पहुंच गया था जिस कमरे में इन्होंने ऑनर को जान से मार डाला था। वो ऑनर की टुकड़े टुकड़े हुए लाश को जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये फैमिली ही उन्हें बेवकूफ बना रही थी। आगे की मामले को चेक करने के लिए जैसे ही वो दूसरे रूम में आया तो देखता है कि जहां रिचर्ड मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो तो फिर एक ड्रामा कर रहा था। उसके यहाँ आते ही वो एकदम से उठ जाता है और उसकी गर्दन पर वार कर देता है। मरते हुए ये आदमी अपनी शॉटगन चला देता है, जिससे रिचर्ड का पूरा हाथ ही कटकर अलग हो जाता है। फैमिली में ये लोग अब अपना ड्रामा कर देते हैं। रिचर्ड भी अपने कटे हुए हाथ को लेकर नीचे आता है और यह बताने लग जाता है कि हाँ, यहाँ के सभी लोगों को मारने वाले हम ही लोग हैं। यह सुनकर क्लारा को गुस्सा आ जाता है और वो जब इन लोगों को चाकू से मारने ही वाली थी तो पीछे से किसी ने क्लारा को ही उसके सर पर शूट करके मार दिया। ये दरअसल पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको लगा कि क्लारा मासूम टूरिस्ट को मारने जा रही है, और इस तरह से इतना कुछ बिगाड़ने के बावजूद भी ये लोग बच गए और बेकसूर बन गए, जैसे किस्मत उनकी साथ दे रही हो। पुलिस इन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से लेकर जाते हैं, जबकि जोहान, जिसने कुछ किया भी नहीं था, उसको पुलिस इन सब का वजह मानते हुए उसे वहीं पर शूट कर देती है और रिचर्ड और उसकी फैमिली डेविल स्माइल के साथ हंसी खुशी से यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ इन्हें दिखाते हुए और हमारे दिलों में एक दर्द छोड़ते हुए ये मूवी, ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।